आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। जानते हैं अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन का मतलब है अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। अब अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर देखा जाए तो अवमूल्यन का तात्पर्य है कि किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम कर देना, जिससे उस देश की मुद्रा सस्ती हो जाती है। और अवमूल्यन के संबंध में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं इसमें दी है। तो इसमें एक परिभाषा डॉक्टर गांगुली की है। वो कहते हैं कि अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देने से है। तो हम कह सकते हैं कि अवमूल्यन में कोई भी देश अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को जानबूझकर कम करता है। यह कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी करना। तो अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवमूल्यन करने से दूसरे देशों के लिए वह मुद्रा सस्ती हो जाती है, जिसके कारण उन देशों को वस्तुएं सस्ती पड़ने लगती हैं। इससे निर्यात बढ़ते हैं, है ना। और अवमूल्यन का प्रभाव जो है हमेशा हमें देखें कि हमेशा धनात्मक ही नहीं होता है, कभी कभी ये ऋणात्मक भी होता है। तो यह स्वदेशी वस्तुओं की विदेशों में मांग की लोच पर निर्भर करता है। यदि अवमूल्यन के बाद भी वस्तुओं की विदेशी मांग नहीं बढ़ पाती है या अवमूल्यन की तुलना में कम बढ़ती है तो देश को यहाँ पर हानि होती है। इसके विपरीत यदि मांग लोचदार है तो अवमूल्यन से विदेशी मांग में अधिक वृद्धि होगी और निर्यात अधिक बढ़ेंगे। इससे देश को लाभ होता है। तो ये तो हमने जाना कि अवमूल्यन क्या होता है। अब क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण अवमूल्यन किया जाता है या अवमूल्यन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी देश को अपनी मुद्रा की, जानते हैं। तो अवमूल्यन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला तो कारण ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, अर्थात निर्यात को प्रोत्साहन करने के कारण भी अवमूल्यन किया जाता है। तो अवमूल्यन के कारण देश में मुद्रा का बाहरी मूल्य कम हो जाता है, ये हम जानते हैं। इससे विदेशियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती पड़ती हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि $1 50 रुपये का है, हम मान रहे हैं, हालांकि 50 रुपये नहीं है, 75 भी है। तो $1 जैसे 50 रुपये का है, 50 रुपये जिसकी विनिमय दर थी, तो अवमूल्यन से ये $55 का हो जाएगा। तो जो $1 पहले 50 रुपये की मूल्य की वस्तु खरीद सकता था, अब वो 55 रुपये की मूल्य की वस्तु खरीद सकेगा। अर्थात हमें पहले से 5 रुपये के बराबर अधिक वस्तुएं खरीद सकेंगे, क्योंकि आंतरिक मूल्य स्तर यथास्थिर है। इस प्रकार एक आयातक देश के लिए आयात सस्ते हो जाएंगे, जिससे अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात बढ़ने लगेंगे, है ना। फिर होता है, ये तो निर्यात को प्रोत्साहन। अब हम ये कहेंगे कि इंपोर्ट में कमी करने के लिए जो भी आयात होते हैं उनमें कमी करने के लिए भी अवमूल्यन करना पड़ता है। जिस प्रकार से अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं, वैसे आयात में कमी आने लग जाएगी, क्योंकि विदेशी माल उस देश के लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए आयात में कमी होगी। फिर हम हमारे जो व्यापार संतुलन को बैलेंस करने के लिए भी अवमूल्यन करते हैं। तो अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाकर आयातों को कमी करके हमारे व्यापार संतुलन को पक्ष में करना या संतुलन करना होता है। जब किसी देश का व्यापार संतुलन निरंतर घाटे में चल रहा होता है, तो अवमूल्यन की नीति अपनाकर अपने व्यापार संतुलन को वो अपने बैलेंस कर सकता है। फिर हमारे जो देशी उद्योग होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अवमूल्यन किया जाता है। तो जब सरकार
स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है और आयातों को नियंत्रित करने के प्रयास करती है, तो इसके लिए वह अवमूल्यन की नीति का सहारा लेती है ताकि आयात महंगे हो जाए और हमारे जो होम प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा सेल हो सके। फिर कि विदेशी ऋण की प्राप्ति के लिए भी अवमूल्यन की नीति को अपनाया जाता है। तो विदेशी ऋणों की प्राप्ति के उद्देश्य से भी अवमूल्यन किया जाता है और अवमूल्यन से विदेशी ऋण को प्रोत्साहन मिलता है। फिर कभी कभार रिवेंज के लिए भी अवमूल्यन किया जाता है, बदले की कार्यवाही, जैसे कि जब कोई देश अपने आयातों को नियंत्रित करने के लिए अवमूल्यन की नीति को अपनाता है, तो दूसरा देश भी बदले की कार्यवाही के रूप में अवमूल्यन की नीति को अपनाता है। तो मैंने कुछ कारण बताए हैं कि इन कारणों से अवमूल्यन किया जाता है, कि अवमूल्यन के ये कारण हो सकते हैं। फिर अवमूल्यन की कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो वो क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। तो अवमूल्यन सभी दशाओं में अच्छे परिणाम नहीं देता है, कई बार ये बुरे परिणाम भी देता है। तो अवमूल्यन की सफलता के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अवमूल्यन की नीति तभी सफल हो सकती है जब कि संबंधित देश सहयोगपूर्ण रुख अपनाते हुए बदले की कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, या हम कह लें कि यदि अन्य देश भी बदले की भावना में मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो अवमूल्यन का कोई लाभ नहीं मिल पाता है ना। तो यहाँ पर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात में वृद्धि और आयातों में कमी करना, किंतु यह मांग की लोच पर भी निर्भर करता है। तो अवमूल्यन की सफलता के लिए देश में आयात एवं निर्यात की मांग जो है हमेशा लोचदार होनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि नियंत्रणों का अभाव। तो अवमूल्यन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि देश में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा कीमत पर कोई नियंत्रण न हो, दूसरे देश अपने आयातों पर नियंत्रण न लगाए, तभी ये सफल हो सकता है। फिर इससे हम मुद्रा प्रसार पर रोक लगा सकते हैं। तो अवमूल्यन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि अवमूल्यन के कारण देश में वस्तुओं की उत्पादन लागत और कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं, जिससे उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु यदि उत्पादन वृद्धि के साथ लागत व कीमतें बढ़ती हैं तो निर्यात बढ़ने में कठिनाई होती है, अतः कीमतों में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। तो ये तो मैंने कुछ लिमिटेशंस बताई हैं कि अवमूल्यन की लिमिटेशन क्या हो सकती हैं। फिर जानते हैं कि भारत में कब कब अवमूल्यन हुआ। तो भारतीय रुपये का अभी तक 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। सबसे पहले 20 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन 30.5% से अवमूल्यन किया गया था। उस समय भारतीय रुपया पौंड स्टर्लिंग से संबंध था। इस कारण से ही भारत सहित विश्व के 20 देशों ने भी अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया, क्योंकि इन सभी देशों की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग से संबंध थी और अवमूल्यन के कारण रुपए की विनिमय दर डॉलर के मुकाबले 30.225 सेंट से घटाकर 21 सेंट रह गई थी। और दूसरी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 को 36.5% से अवमूल्यन किया गया और अवमूल्यन के कारण रुपये का स्वर्ण मूल्य 0.186621 ग्राम से कम होकर 0.118517 ग्राम रह गया। डॉलर के रूप में रुपये का मूल्य 21 सेंट से घटकर 14.33 सेंट रह गया था। फिर भारतीय रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को अवमूल्यन किया गया। यह अवमूल्यन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर भुगतान असंतुलन के संकट को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। फिर चौथी बार उसी समय 3 जुलाई 91 को रुपये का पुनः अवमूल्यन किया गया। यह एक देखा जाए तो
नौटंकी भरा कदम था, जो कि 3 ही दिन में भारतीय रुपए का एक बार पुनः अवमूल्यन करना पड़ा। इससे भारतीय रुपए का मूल्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में 10% से 11% कम हो गया। इस प्रकार 1 जुलाई 91 से 3 जुलाई 91 के 3 दिनों में रुपए का 18% से अधिक अवमूल्यन करना पड़ा। इससे भारतीय रुपए की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब जानते हैं कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन के क्या कारण हो सकते हैं। कारण वही एक जैसे ही होते हैं, पर देखते हैं कि कारण क्या है। वही निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से अवमूल्यन किया गया और आयातों में कमी के उद्देश्य से अवमूल्यन किया गया। फिर भुगतान संतुलन में असाम्यता को दूर करने के लिए यह किया गया। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन किया गया। फिर सरकार में आय की वृद्धि के लिए और विदेशी सहायता के लिए अवमूल्यन किया। कारण वही रहते हैं, कारण कभी भी चेंज नहीं हुए हैं। फिर इससे भारतीय रुपए के अवमूल्यन करने से क्या इफ़ेक्ट आए हमारी अर्थव्यवस्था पे, ये जानते हैं। तो देश में रुपए के अवमूल्यन का व्यापक विरोध भी हुआ था और देश के अनेक प्रख्यात जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रुपए के अवमूल्यन का जोरदार विरोध किया। और उस समय डॉक्टर लोकनाथ ने मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला तथा डॉक्टर ज्ञानचंद ने इसे खतरनाक जुए की संज्ञा भी दी थी। वास्तव में रुपए के अवमूल्यन के लिए जिन उद्देश्यों से किया गया उन्हें प्राप्त नहीं किया गया और इस अवमूल्यन के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे प्रभाव पड़े थे। तो वो प्रभाव थे कि वो यहाँ पर जो है कीमतों में वृद्धि हुई। तो अवमूल्यन करते समय सरकार ने यह नहीं सोचा था कि इससे स्फीतिक दबाव नहीं बढ़ेंगे, किंतु जैसे ही अर्थशास्त्रियों ने ऐसा कहा तो अवमूल्यन के कारण निर्यात बढ़े और आयात कम होने लगे और मूल्यों में 5 से 12% तक की वृद्धि, और इससे जनता को जीवन निर्वाह की लागतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। अवमूल्यन करते समय ये आशा की जा रही थी कि इससे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ में है, उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके लिए सरकार ने कच्चे माल, मशीनरी और जितने भी हमारी रासायनिक खाद थे आदि को आयात की उदार नीति बनाई थी, किंतु इसके बावजूद भी कृषि में, उद्योग में उत्पादन बढ़े ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर ये सोचा गया था कि भुगतान संतुलन में सुधार होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अवमूल्यन का उद्देश्य भुगतान असंतुलन को दूर करना था, किंतु अवमूल्यन के बावजूद भी निर्यात में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और आयात में कोई विशेष कमी न हो सकी, जिससे भुगतान असंतुलन सुधारा नहीं जा सका। फिर हमें कहें कि विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिला, तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। तो अवमूल्यन से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में हम असफल रहे और तीसरी योजना के अंतिम वर्षों में विदेशी सहायता की वार्षिक औसत 130 करोड़ रुपए था, जबकि 1966 से 97 में यह घटकर 105 करोड़ रुपए हो गया। तो 91 में रुपए के अवमूल्यन से यह आशा की जा रही थी कि इससे गैर प्रवासी भारतीय देश में पूंजी विनियोजित करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने भी पूंजी आयात में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करने के प्रयास भी किए, किंतु ऐसा नहीं हुआ और विदेशी पूंजी में निवेश ऐसी आशा की गई कि इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर ऋण भार जो है अपने आप ही बढ़ने लगे। तो भारतीय रुपए के अवमूल्यन का एक प्रतिकूल प्रभाव ये भी पड़ा कि भारत के विदेशी ऋण भार स्वतः ही इनमें वृद्धि होने लगी। जितना रुपए का अवमूल्यन हुआ उतना ही ऋण भार भी बढ़ने लगे और अब भारत को किश्तों और ब्याज के भुगतान में पहले से अधिक मुद्रा देनी पड़ी। फिर आयात बिलों में भी वृद्धि होने लगी इससे। तो रुपए के अवमूल्यन से भारत के आयात बिलों में स्वतः ही वृद्धि हो गई। और यह सत्य ही है कि आयातों पर नियंत्रण लगेगा, किंतु
आवश्यक वस्तुओं का आयात तो करना ही होता था। अब उतनी ही वस्तुओं का आयात करने के लिए पहले से अधिक धनराशि हमें भुगतान के रूप में देनी पड़ी अवमूल्यन के कारण। फिर आर्थिक विकास में बाधक रहा ये अवमूल्यन। अवमूल्यन देश के आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हुआ। एक और निर्यात में विशेष वृद्धि न होने और दूसरी ओर आयात महंगे हो जाने के कारण कच्चा माल, मशीनरी, जितने भी ऑयल थे, उर्वरक थे आदि का आयात कठिन हो गया। इसके अभाव में आर्थिक विकास संभव नहीं होता है और विकास की प्रक्रिया इससे बाधित हो गई। तो निष्कर्ष रूप में कहा जाए कि अवमूल्यन का कोई विशेष लाभ यहाँ पर नहीं हुआ। इससे न तो निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, न आयातों में कमी हुई और न ही उत्पादन बढ़ा, न विदेशी सहायता। और अवमूल्यन से अवांछनीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने में भी असफल रहा। उल्टे इससे कीमतों में वृद्धि हुई और उत्पादन लागत और सरकारी व्यय भी इससे बढ़े। तो ये कुछ कारण थे कि भारत में अवमूल्यन का इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव आया। हम ये पहले भी बात हम कह रहे थे कि इसका धनात्मक प्रभाव हो यह संभव नहीं है, कभी कभी ऋणात्मक प्रभाव भी होता है। तो भारत में ये ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अवमूल्यन क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, भारत में कब कब अवमूल्यन किया गया और क्या इफ़ेक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पर इसका रहा। तो ये था अवमूल्यन का सिनेरियो हमारी इकोनॉमी पर।